पीएम मोदी ने गुजरात के सानंद में केन्स सेमिकॉन की सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट का उद्घाटन किया। ये सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उद्घाटन के बाद मोदी ने प्लांट का निरीक्षण किया, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का संदेश दिया। A tiny microchip that's smaller than your fingernail. Keynes Semicon was among the first 5 projects approved under India's semiconductor mission. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सानंद में केन्स सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन किया और इसी के साथ केन्स सेमीकंडक्टर प्लांट में प्रोफेशनल प्रोडक्शन शुरू हो गया। इस प्लांट में करीब 3,300 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने पूरे प्लांट का जायजा लिया और इंजीनियर से बातचीत भी की। ये प्लांट सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भी कहा कि भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने कोरोना की आपदा के समय ही तय कर लिया था कि भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर का नया ग्लोबल हब बनेगा, इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा। और सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता सिर्फ एक चिप तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है एआई में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, क्लीन एनर्जी में, डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऐसे अनेक सेक्टर में भी आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। पीएम ने बताया कि सानंद और सिलिकॉन वैली के बीच एक नया सेतु स्थापित हुआ है। यहां बने प्रोडक्ट्स का बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट के लिए पहले ही बुक हो चुका है, जिससे मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का संदेश ग्लोबल लेवल पर गूंजेगा। केन्स जैसी भारतीय कंपनी अब वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का मजबूत हिस्सा बन चुकी है। इस प्लांट में उत्पादन शुरू होने के साथ ही भारत ने खुद को सेमीकंडक्टर सप्लायर के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। साथियों, आज का ये दिन मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मंत्र को सही मायने में चरितार्थ करता है। इस प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन शुरू होने से भारत ग्लोबल मार्केट में एक भरोसेमंद सेमीकंडक्टर सप्लाई के रूप में अपना रोल और सशक्त कर रहा है। आज एक प्रकार से सानंद और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। This is not just an ordinary memento, it is a unique memento. इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मजबूत इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तेजी से विकास हो रहा है, जिससे उद्योगों को बड़ा फायदा होने वाला है। केन्स के इस प्रोजेक्ट को भारत सेमीकंडक्टर मिशन अंतर्गत 2024 में मंजूरी मिली थी और आज मात्र 14 महीने के भीतर भीतर ये प्लांट शुरू होने जा रहा है। सेमीकंडक्टर, एआई, डेटा सेंटर और डीप टेक बेस्ड इंडस्ट्रीज को आने वाले समय में जिस स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत होगी उसे हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड यूथ पूरा करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने एआई, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स में गुजरात को हब बनाने का संकल्प लिया है। इस प्लांट में एडवांस इंटेलिजेंस पावर मॉड्यूल का निर्माण होगा, जिनका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल और औद्योगिक उपकरणों में किया जाता है। हर मॉड्यूल में 17 चिप्स होंगे, जिन्हें कैलिफोर्निया स्थित अल्फा और ओमेगा सेमीकंडक्टर को सप्लाई किया जाएगा। सानंद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।
इससे पहले गांधीनगर में पीएम ने महावीर जयंती के अवसर पर सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय जैन धर्म की समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा को समर्पित है, जहां सदियों पुराने दुर्लभ अवशेष, मूर्तियां, जैन कलाकृतियां और पारंपरिक विरासत सहेजी गई। जैन धर्म की समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का शानदार प्रतीक है ये सम्राट संप्रति संग्रहालय। जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती के मौके पर किया। उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गुजरात के राज्यपाल, सीएम, डिप्टी सीएम और इस विशाल म्यूजियम के सूत्रधार प्रसिद्ध जैन संत आचार्य पद्मसागर सुरीश्वर जी महाराज मौजूद रहे। स्वागत करें इस गौरवमयी क्षण का। म्यूजियम उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने न सिर्फ संग्रहालय में संरक्षित जैन विरासत से जुड़ी दुर्लभ कलाकृतियों और पांडुलिपियों को करीब से देखा, बल्कि उनके बारे में जानकारी भी हासिल की। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री म्यूजियम के हर हिस्से में पहुंचे और वहां रखी जैन धर्म से जुड़ी दुर्लभ चीजों के बारे में जाना। उनके स्वप्न ने कोबा की इस धरती पर ज्ञान और श्रद्धा का यह महान केंद्र स्थापित किया है। इस म्यूजियम में भारत की सबसे बड़ी विशिष्टता के, सबसे बड़ी ताकत के दर्शन होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, हमारी ये ताकत है भारत की विविधता। ये म्यूजियम मौर्य वंश के सम्राट संप्रति को समर्पित है। वो सम्राट अशोक के पोते थे और उन्होंने 224 से 215 ईसा पूर्व तक शासन किया। उन्हें जैन धर्म का महान संरक्षक माना जाता है। जैसे सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, ठीक वैसे ही सम्राट संप्रति ने अहिंसा और जैन धर्म के सिद्धांतों को फैलाया। उनकी इसी विरासत को इस म्यूजियम में संजोने का काम किया गया है। आज कोबा में जो है जिस म्यूज़ियम का उद्घाटन या लोकार्पण किया, उस म्यूज़ियम में हम लोग हैं। इस म्यूज़ियम को सम्राट संप्रति म्यूज़ियम का नाम दिया गया है। सम्राट संप्रति की जो परंपराएं थी उसको लेकर ये म्यूज़ियम को बनाया गया है। 7 दीर्घाएं इसमें बनाई गई हैं जिसके अंदर जैन संप्रदाय की बात की गई है। उसके अलावा वेदों और पुराणों की भी बात इसमें की गई है। म्यूजियम को 7 गलियारों में बांटा गया है, जिनमें हर गैलरी में जैन धर्म की विरासत और उनके इतिहास को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ 2000 से अधिक दुर्लभ खजाने सुरक्षित हैं। 200 ईसा पूर्व से लेकर मध्यकाल तक की पत्थर और धातु की नक्काशीदार मूर्तियाँ शामिल हैं। सदियों पुरानी दुर्लभ जैन पांडुलिपियाँ मौजूद हैं। इनमें मुगल सम्राट अकबर का मूल फरमान भी शामिल है, जो जैन धर्म के प्रति उनके सम्मान को दिखाता है। 7 गैलरियों में पल्लवित ये म्यूजियम दर्शकों को समय की एक अद्भुत यात्रा पर ले जाता है, जहां 2000 से अधिक दुर्लभ कलाकृतियां प्राग ऐतिहासिक से ऐतिहासिक काल क्रम में सजी हैं। इतना ही नहीं, इस सम्राट संप्रति संग्रहालय में चांदी के रथ, प्राचीन सिक्के, तीर्थपट और यंत्रपट जैसी कलाकृतियां भी रखी गई हैं। बताया जाता है कि इस म्यूजियम में रखी ये दुर्लभ चीजें प्रसिद्ध जैन संत आचार्य पद्म सुरेश्वरी जी महाराज ने अपनी लगभग 2 लाख किलोमीटर की पदयात्रा के दौरान इकट्ठा की हैं और फिर इन्हें एक छत के नीचे संजोया।
उन्होंने दशकों की पैदल विहार यात्राओं में देश के कोने कोने में उपेक्षित पड़ी अनमोल कलाकृतियों को सहेजा। जैन संत आचार्य पद्मसागर सुरीश्वरी जी महाराज का मानना है कि ये अनोखा म्यूजियम नई पीढ़ी को देश की गौरवशाली महान संस्कृति और धार्मिक परंपरा को जानने और समझने के लिए प्रेरित करेगा। कोबा तीर्थ में मौजूद ये सम्राट संप्रति संग्रहालय जैन दर्शन, भारतीय संस्कृति और प्राचीन धरोहर का ऐसा केंद्र है जो भारत की विविधता में एकता के संदेश को जीवंत करता है। पद्मसागर सूरी जी महाराज का जो स्वप्न था, उस स्वप्न को आगे बढ़ाते हुए ये पूरा जो म्यूज़ियम बना है और अब ये अप्रैल महीने में जो है 23 तारीख के बाद सामान्य जनता के लिए भी शुरू किया जाएगा और यहाँ पे सामान्य जनता भी आ सकेगी। गांधीनगर से कनवा जमीन के साथ विजय जोशी। पीएम मोदी शाम को बनासकांठा के वाव थराड़ पहुंचे। उन्होंने एक भव्य रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर उनके समर्थकों की बाढ़ नजर आई। लोग पीएम को देखकर उत्साहित थे तो पीएम ने भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। रोड शो के दौरान जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पीएम ने 20,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। इनमें बिजली, रेलवे, सड़क परिवहन, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आदिवासी विकास और ग्रामीण कल्याण से जुड़े कार्य शामिल हैं। पीएम ने 5100 करोड़ रुपए की लागत वाले अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस दौरान मोदी ने मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण गैस तेल संकट का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने आरोप लगाया, मुश्किल समय में कांग्रेस जनता को भड़काती है, अफवाह फैलाती है। केंद्र और राज्य की करीब 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू हो रही है। 20,000 करोड़ रुपया। इस प्रोजेक्ट से इस पूरे इलाके की तस्वीर बदलेगी। ऊर्जा, सड़क, रेलवे और हाउसिंग सेक्टर से जुड़े ये प्रोजेक्ट यहां के जीवन को एक नई गति देंगे। दुनिया के कई देश युद्ध, अशांति और अस्थिरता से घिरे हैं। वेस्ट एशिया में जो हालत बने हुई है उनका असर पूरी दुनिया पर है। ऊर्जा जरूरतों की, डीजल, पेट्रोल और गैस की दिक्कत पूरी दुनिया में बढ़ गई है। ऐसे संकट में भी भारत ने हालातों को नियंत्रण में बनाए रखा है। लेकिन भाइयों बहनों, दुर्भाग्य देखिए, हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल वैश्विक संकट के दौर में भी राजनीतिक रोटियां सेकने के बाद नहीं आ रहे। इसी सियासी षड्यंत्र में सबसे आगे कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। युद्ध के कारण पेट्रोल गैस के दाम के बढ़ने की आशंका बढ़ गई। ऐसे में बनासकांठा में बनास डेयरी द्वारा बायो सीएनजी तैयार किया जा रहा है। बनास डेयरी ने गाय भैंस के गोबर से बायो सीएनजी गैस तैयार करने की पहल की। ये गैस न सिर्फ पर्यावरण के लिए फायदेमंद है बल्कि सस्ती होने के कारण आम लोगों के लिए राहत भरी सिद्ध हो रही है। जिले में फिलहाल ऐसे 3 बायो प्लांट्स बना लिए गए हैं जहां पशुपालकों से गोबर खरीदा जा रहा है। आने वाले समय में युद्ध के कारण गैस की कमी होती है तो बनासकांठा के लोगों को परेशानी नहीं होगी। बायो सीएनजी एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर कर सामने आया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा था, जो आह्वान किया था कि गाय के गोबर से गाड़ियां चल सकती है, ये बनास ने सिद्ध कर दिखाया है। यहाँ पर प्रतिदिन 1000 से ज़्यादा गाड़ियां बायो सीएनजी गाय के गोबर से बना जो गैस है उनसे चल रही है। अभी हमें जो अगर आत्मनिर्भर बनना है तो ये हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अकेले बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में प्रतिदिन 3 करोड़ किलो गोबर है। उनका जो प्रोसेस हम करें तो सिर्फ बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, पूरा नॉर्थ गुजरात बायो सीएनजी से पेट्रोल का ऑप्शन बन सकता है, डीजल का ऑप्शन बन सकता है। सूरत के लिंबायत में एक बड़ा हादसा हुआ। रिहायशी मकान में भीषण आग लगी, 5 लोगों की मौत हो गई, 4 महिलाएं, 1 बच्चा शामिल है। ये तस्वीरें सूरत के लिंबायत इलाके में बैठी कॉलोनी की है।
इस मकान में अचानक आग के ऐसे शोले भड़के कि घर में मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। परिवार की 4 महिलाओं और एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। घर के अंदर से आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। फायर फाइटर्स ने भी घर में फंसे लोगों को बचाने के लिए काफी जद्दोजहद की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। सर, यह घटना ऐसा है कि आज रजा का दिन था। सब पूरे मोहल्ले वाले, सब लड़के जितने नौजवान थे, सबके सब यहीं मौजूद थे। ऐसा हुआ उसके अंदर के घर में से धुआं और आग के शोले बहुत लपटे में बहुत ज़्यादा निकले। तो लोग सब दौड़ कर आए, मैं भी दौड़ कर आया। सब जितने भी यहाँ के लड़के थे, सबने अपने घरों से पानी, सामने आमने वालों ने सबने पानी दिया और पानी से बुझाने की कोशिश करे। कुछ हद तक बुझाना भी हो गया था, लेकिन धुआं और वो फॉर्म जो आता है साड़ी के ना डालते, वो फॉर्म की इतनी गंदी बात आ रही थी जिसकी वजह से अंदर सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया था। 11 बजे के आसपास की घटना। ये लिम्बायत विस्तार में मीठी खाड़ी एरिया में बैठी कॉलोनी है, वहाँ पर B72 नंबर का जो मकान है गाला टाइप, और हार्डली 8 बाई 10 का ये मकान होगा, रूम था। उसमें 10 टन के आसपास पैकिंग मटेरियल साड़ियों का जत्था अंदर मिला है, और किसी कारण से हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो या LPG सिलेंडर्स भी मिले अंदर, गैस लीकेज की वजह से उसमें आग लगी थी। और अंदर 4 लेडीज और एक बच्चा जो है अंदर ट्रैप हो गया, फंस गया। उसको फायर ब्रिगेड ने फायर फाइटिंग करके बाहर निकाला और अनकॉन्शियस स्थिति में फायर की गाड़ियों में 108 की मदद से हॉस्पिटल पहुंचवाया है। इस घर में साड़ियों की पैकिंग का काम चल रहा था, इसीलिए घर में साड़ियों और उन्हें पैक करने के लिए फोम शीट का स्टॉक रखा हुआ था। जानकारी के मुताबिक घर के इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे निकली चिंगारी पास में रखी फोम शीट पर गिर गई, जिसके बाद आग धधकने लगी। कुछ ही देर में पूरे घर में जहरीला धुआं फैल गया और घर आग की लपटों से घिर गया। मीठी खाड़ी में जो आप देख रहे हैं उस तरह से 3 मंजिली का मकान है। 3 मंजिली में से जो नीचे के 3 रूम और किचन है, उसमें जो ऑनर है वो लोग साड़ी के फोल्ड करके पैकिंग का काम कर रहे थे। आज छुट्टी का दिन था तो सामान भी उन्होंने पूरा घर में भर के रखा हुआ था। जब आग का बनाव बना और पुलिस को, फायर को और 108 को पता चला, इमीडिएटली टीम पहुंच गई थी। अभी तो पूरी सिचुएशंस पे कंट्रोल है, लेकिन जब हम पहुंचे तो फायर की टीम ने और हमने देखा कि जो बहुत सारे धुएं निकल रहे थे और थोड़ा सा जो कंट्रोल में आया और हमने वहाँ पे जाके प्राइमरी देखा तो जो वाइट कलर का फॉर्म रहता है साड़ी को फोल्ड करने के लिए, वो पूरा घर में भरा हुआ था, पूरा रूम उसमें भरा हुआ था। सूरत नगर निगम के पूर्व मेयर दक्षेश मवानी ने बताया कि ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें करीब 10 टन साड़ियाँ और फोम शीट्स भरी हुई थी। इसीलिए आग लगते इतना धुआं फैल गया कि लोग बाहर नहीं निकल सके और दम घुटने से घर में मौजूद सभी 5 लोगों की मौत हो गई। ये घटना खूब दुखद हुई है। 8 बाई 20 का गाला था, उसमें परिवार टेक्सटाइल का काम करते थे। दुख की बात यह है कि 10 टन जितनी साड़ी उन लोगों ने भरी रखी थी, घर में भी, रूम में भी चलने की जगह नहीं रखी थी। आगे से जो आग लगी तो उसका धुआं से, गुंगड़ामन से मौत हुई है। मैं आपके चैनल से माध्यम ने ये विस्तार में जो बहनों टेक्सटाइल का काम करते हैं उसके एक नम्र अपील है कि आप टेक्सटाइल काम जितना आए इतना लाए, आप घर में स्टॉक मत कीजिए। सूरत महानगर पालिका और सूरत पुलिस ने संयुक्त अभी ऑपरेशन कर रहे हैं कि जो घर में बड़ा स्टॉक होगा उसको मेरा नम्र विनंती है वो स्टॉक आप खाली करिए। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस कमरे में आग लगी उसमें गैस सिलेंडर भी रखे हुए थे, लिहाजा फिलहाल इस पूरी घटना की जांच जारी है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। आइए अब आपको गुजरात के माधवपुर की गलियों में लिए चलते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के जयकारे गूंज रहे हैं। सदियों पुरानी परंपरा को निभाते हुए पोरबंदर के मेर समाज ने मामा बनकर मामेरा भरा और भव्य बारात के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। जब श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का द्वारका में इंतजार हो रहा है, देखिए। उत्सव और उल्लास की ये तस्वीरें पोरबंदर के माधवपुर की हैं, जहां इतिहास और आस्था का मिलन हो रहा है। भगवान कृष्ण
और रुक्मणी के विवाह के इस ऐतिहासिक उत्सव ने पूरे इलाके को भक्ति के सागर में डुबो दिया है। यहाँ भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा है कि पोरबंदर से आए मेड़ समाज के हजारों लोग बैंड बाजे और गरबा की थाप पर झूमते थिरकते माधवपुर पहुंचे। परंपरा के अनुसार मेड़ समाज के इन लोगों ने भगवान माधव राय के मामा बनकर मामेरा भरने की रस्म अदा की। मंदिर में मामेरा अर्पित करने के बाद रुक्मणी जी के परिवार की ओर से विवाह का औपचारिक प्रस्ताव रखा गया। दोपहर 2 बजे भगवान माधव राय की भव्य बारात रामबन के लिए निकली तो ऐसा लगा मानो पूरा शहर ही बाराती बन गया हो। शाम ढलते ही रुक्मणी मंदिर और रामबन के चौरी मंडप की सुंदरता देखते ही बन रही थी। फूलों और आकर्षक रोशनी से सजे इस मंडप में शाम 7 बजे विवाह की मुख्य विधियां शुरू हुई। जब भगवान माधव और माता रुक्मणी ने 7 फेरे लिए तो आसमान फूलों की वर्षा से भर गया और भक्तों की आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक आए। दूर दूर से आए हजारों श्रद्धालुओं ने इस दिव्य मिलन पर फूलों की वर्षा की। हर कोई इस ऐतिहासिक क्षण को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता था। आज कंसार खिलाने की पारंपरिक रस्म निभाई जाएगी, जिसके बाद भगवान माधव माता रुक्मणी के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां उनके भव्य स्वागत के लिए द्वारका नगरी को भी पलक पावड़े बिछाकर सजाया गया है। माधवपुर का यह मेला केवल एक उत्सव नहीं बल्कि सदियों पुरानी उस विरासत का प्रतीक है जो आज भी जन जन के हृदय में बसी है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।